हरिदेव, जमीन का वक्त पूरा हो रहा है। महीने भर के अंदर पैसे नहीं मिले तो चुपचाप से अपनी जमीन दे देना। ये जमीन हमारे खून से सींची गई है और जब तक मेरे शरीर में सांस है कोई इसे छीन नहीं सकता। बड़ा जोश है लड़के में, देखता हूँ कहाँ तक जाता है तेरा जोश। सर्दी की एक सुबह थी। धुंध से ढकी राहें, खेतों से उठती ओस की बूंदें और उन पर पड़ती हल्की धूप। उसी धुंध को चीरती एक बस गांव के पुराने स्टॉप पर रुकी। उस बस से उतरा एक युवक पीठ पर बैग लिए था। वो था रघु। 5 साल पहले इसी गांव से शहर गया था पढ़ने के लिए। आज फिर उसी मिट्टी पर पैर रख रहा था जहां उसने नंगे पांव भागकर खेला था, जहां की हवा में माता पिता की स्मृति थी और जहां बसते थे उसके दादा हरिदेव और दादी शांता। बाबा रे, मेरा लाल आ गया। तू कैसा है रघु? 5 साल हो गए जब से तुझे छुआ नहीं है। मैं ठीक हूँ दादी, पर आप कैसे हैं? और दादाजी? तेरा इंतजार करते करते थक गए। जा अंदर मिल ले। रघु अंदर गया तो दादाजी खाट पर बैठे थे, आंखें धसी हुई, लेकिन तेज अब भी बरकरार था। जैसे ही उन्होंने रघु को देखा, उनकी आंखों में नमी उतर आई। शेर आ गया मेरा, अब सब ठीक हो जाएगा। दादा, घर की हालत ठीक नहीं लग रही, क्या कुछ दिक्कत है? थोड़ी देर बाद जब चाय और गरम रोटियों के साथ बातें शुरू हुई तो रघु को सच्चाई पता चली। उसके दादा दादी ने रघु की पढ़ाई और जिंदगी संवारने के लिए अपनी पुश्तैनी जमीन भैरव सिंह नामक जमींदार के पास गिरवी रख दी थी। सोचा था तुझे पढ़ा लिखा कर कुछ बना लेंगे, पर अब वो भैरव कह रहा है कि अगर 3 महीने में कर्ज वापस न किया तो जमीन उसकी होगी। मैं आ गया हूँ दादा, अब आपकी जमीन कोई नहीं छीन सकता। रघु की आंखों में गुस्सा था, लेकिन साथ ही एक जिम्मेदारी का एहसास भी। अब उसे शहर की पढ़ाई को खेत की मिट्टी में उतारना था। उसी रात उसने दादाजी के पास बैठकर पूछा, तो काम का है, वैसे खेत भी है, बस थोड़ा प्यार चाहिए और मेहनत। दादा, क्या खेत अभी भी काम के लायक है? उस रात रघु ने फैसला लिया, वो खेती करेगा, फसल उगाएगा और कर्ज चुकाएगा। अगले सुबह जब सूरज की पहली किरणें खेतों पर पड़ी तो रघु हल पकड़ चुका था। सूरज की किरणें अभी पूरी तरह धरती पर नहीं उतरी थी, लेकिन खेतों में एक हल्की चहल पहल शुरू हो चुकी थी। गांव के कोने में जहां बरसों से कोई फसल नहीं उगी थी, वही जमीन आज फिर हल्की धार महसूस कर रही थी। रघु, जिसने अब तक कलम पकड़ी थी, आज बैलों के साथ हल चला रहा था। माथे से पसीना बह रहा था और हथेलियां छिलने लगी थी, लेकिन उसके चेहरे पर जोश दिख रहा था। थक गया होगा बेटा, अब थोड़ा आराम कर ले, तूने इतनी मेहनत कभी नहीं की। दादाजी, मैं भले ही शहर में पढ़ा हूँ, लेकिन हूँ तो मैं इसी गांव की मिट्टी का। शहर से लौटा बाबू, अब खेती करेगा, पढ़ाई का क्या फायदा हुआ? कौन सी फसल उगाएगा यहाँ? पानी नहीं, खाद नहीं और समय भी नहीं बचा। रघु ने उनकी बातें सुनी पर अनसुनी कर दी। उसे मालूम था ये उसकी कठिन परीक्षा चल रही है। अगले कुछ दिन खेत की सफाई, मिट्टी की जांच, खाद डालने और पानी की नालियों को ठीक करने में लग गए। दादा कभी सलाह देते, दादी ताजे मट्ठे के साथ हिम्मत बढ़ाती। बेटा, तू खेत की मिट्टी नहीं पलट रहा, तू तो किस्मत पलट रहा है। एक शाम जब थकान से चूर रघु खेत से लौट रहा था, उसे तालाब किनारे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। वो थी रेखा, गांव की लड़की जो अब सिलाई सिखाती थी। तुम सच में बदल गए हो रघु। पहले जो किताबों के बीच गुम रहता था, अब मिट्टी में लिपटा है। शायद असली ज्ञान इसी मिट्टी में है। किताबों से सपने मिलते हैं, पर जमीन से रास्ता। ये कहकर वो अपने घर चला गया। रघु ने बाजरे और उड़द की फसल चुनने का फैसला किया। मौसम के हिसाब से टिकाऊ, पानी कम लगने वाली और जल्दी उगने वाली।
उसने शहर से लोन का एक छोटा प्रस्ताव भी तैयार किया, जिसमें जैविक खाद, आधुनिक बीज और सिंचाई पंप की मांग थी। रघु ने मेहनत करके फसल बोई। कुछ दिन बाद जब गांव के सरपंच और कुछ किसान खेत पर आए तो उनकी आंखें फैल गई। खेत अब हरा भरा होने लगा था। रघु, तूने तो चमत्कार कर दिया। ये जमीन तो बरसों से सो रही थी। जमीन कभी नहीं सोती साहब, वो तो सिर्फ अपने बेटे की पुकार सुनती है। रघु की मेहनत रंग ला रही थी, लेकिन असली परीक्षा अब भी बाकी थी। फसल को तैयार होने में 1 महीना और था, लेकिन भैरव सिंह अब भी चुप नहीं बैठा था। एक दिन वो हरिदेव के घर आया, सफेद धोती, आंखों में घमंड, साथ में 2 लठैत लेकर। हरिदेव, जमीन का वक्त पूरा हो रहा है। महीने भर के अंदर पैसे नहीं मिले तो चुपचाप से अपनी जमीन दे देना। ये जमीन हमारे खून से सींची गई है और जब तक मेरे शरीर में सांस है कोई इसे छीन नहीं सकता। बड़ा जोश है लड़के में, देखता हूँ कहाँ तक जाता है तेरा जोश। ये कहकर भैरव सिंह वहां से चला गया। उस रात रघु देर तक जागता रहा। उसे नींद ही नहीं आ रही थी। वो यही सोच रहा था कि कहीं उसके दादा की जमीन भैरव सिंह हथिया तो नहीं लेगा। लेकिन तभी दादाजी पास आए और उनका हाथ उसके कंधे पर था। बेटा, किसान वही है जो अंधेरे में भी फसल देख सके। तू वही किसान है। रघु मुस्कुराया और फिर सो गया। सुबह होते ही वो अपने खेत पर गया। उसके दादा दादी खेत पर ही थे। दादी ने कहा, लगता है धरती माँ भी खुश हो गई है बेटा। देख कैसे मुस्कुरा रहे हैं तेरे पौधे। बस दादी, भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि बारिश ना हो, वरना पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि किस्मत कभी सीधी राह नहीं चलती। एक रात तेज गरज के साथ बारिश शुरू हुई। खेत में पानी भरने लगा। रघु ने ये सब देखा तो वो बहुत डर गया और रघु दौड़ता हुआ खेत की ओर गया। दादा भी उसके पीछे पीछे। चारों ओर पानी ही पानी, नालियों से पानी बाहर आ गया। यह क्या हो गया भगवान, मेरी पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। रघु खेत में उतर गया, टॉर्च, फावड़ा और उसने खेत से पानी निकालना शुरू किया। 2 घंटे तक वो पानी को निकालने की कोशिश करता रहा। दादी ने भी गांव की औरतों को बुलाया और सबने मिलकर रघु की मदद की। जो बेटा जमीन बचा रहा है उसके साथ खड़े रहो। ये सिर्फ उसका खेत नहीं, हम सबकी सांस है। सभी खेत से पानी निकालते रहे। किसी ने हार नहीं मानी। सुबह तक बारिश थम गई थी। खेत का कुछ हिस्सा डूब चुका था, पर मुख्य फसल बच गई थी। रघु बहुत थक चुका था। तभी वहां उसके दादाजी आ गए। आज तूने दिखा दिया रघु कि तू सिर्फ पढ़ा लिखा नहीं, सच्चा किसान भी है। लेकिन रघु की मुश्किलें यही खत्म नहीं हुई। कुछ दिन बाद एक आदमी जो भैरव सिंह का आदमी था, उसने गांव वालों में अफवाह फैला दी। भाइयों, वो जमीन अब भी गिरवी है। रघु की फसल तो वैसे भी आधी खराब हो चुकी है। अब वो कर्ज कहाँ से चुकाएगा? वह भैरव सिंह को मूर्ख बना रहा है कि वह उनके पैसे लौटा देगा। मैंने एक दिन सुना था कि भैरव सिंह अपने लोगों से कह रहे थे, जो भी रघु की मदद करे उसे कर्ज नहीं देना, और अगर उसने हमसे कर्ज लिया हो तो उसका ब्याज बढ़ा देना। मैं तो कह रहा हूँ, आप सभी रघु से दूर रहिए। उसकी वजह से आप भी मुसीबत में फंस जाओगे, और भैरव सिंह से लड़ाई करना बहुत खतरनाक है। गांव में डर फैल गया। कुछ लोगों ने रघु से बात करना बंद कर दिया। कोई भी गांव वाला उससे बात नहीं कर रहा था। मिट्टी ने मेहनत का जवाब दिया और फसल काटने का समय आ गया था। रघु इतनी सारी फसल अकेला नहीं काट सकता था। उसने गांव वालों से मदद मांगी, लेकिन किसी गांव वालों ने उसकी मदद नहीं की। उसने गांव वालों से कहा, अगर सारी दुनिया भी कहे कि मैं हार जाऊंगा तो भी मैं नहीं हारूंगा और कोशिश करता रहूंगा, चाहे फिर मुझे अकेले ही क्यों ना करना पड़े। वो खुद ही अकेला फसल काटने लगा। उसने बहुत मेहनत की और पूरी फसल काट ली। उसके दादा दादी ये सब देख रहे थे। मुझे तुझ पर पूरा भरोसा था, तू सफल होगा। और देख,
तू सफल हो गया। फसल बहुत अच्छी है। आपने जमीन गिरवी रख दी थी मेरे लिए, अब मैं उसे अपने नाम वापस लाऊंगा। रघु ने कटी हुई फसल को बैलगाड़ी पर लादा और बाजार ले गया। उसकी फसल कम थी लेकिन चमक रही थी। व्यापारियों ने उसकी फसल खरीदी और उसकी अच्छी कीमत दी। उसे मुनाफा बहुत अच्छा हुआ, जितना उसने सोचा भी नहीं था। और उसी शाम रघु दादा के साथ भैरव सिंह के घर पहुंचा। ये रहा आपका पूरा कर्ज और ब्याज भी। अब हमारी जमीन वापस कीजिए। तूने ये कैसे कर दिखाया? क्योंकि किसान जब ठान ले तो वो धरती को सोना बना देता है। भैरव को जमीन के कागज लौटाने पड़े। रघु ने वो कागज अपने दादाजी को दिए और फिर वो दोनों वहां से चले गए। उसके दादाजी बहुत खुश थे। उन्हें रघु पर गर्व था। उस शाम रघु अपने खेत में बैठा था। हल्की हवा चल रही थी और दूर से सूरज डूब रहा था। ये सिर्फ जमीन नहीं, ये विरासत है बेटा। तूने उसे बचा लिया। दादा, अब मैं यहीं रहूंगा, इसी मिट्टी के साथ। भैरव सिंह की आंखों में अब एक अलग आग थी, हार की, अपमान की और बदले की। भैरव सिंह ने अपने लोगों से कहा, उस लड़के ने मेरी नाक कटवा दी पूरे गांव में। अब देखता हूँ कितनी देर तक टिकता है अपने खेत और अपनी झूठी इज्जत के साथ। रघु के पास जो पैसे बचे थे, उन पैसों से उसने और खेत खरीदे और फिर से खेती करना शुरू किया। उसने अपने साथ कुछ मजदूरों को भी रखा। वो बहुत मेहनत से नई फसल उगा रहा था, लेकिन इसी बीच गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। रातों को रघु के खेत के नालों में कीचड़ भर जाता। वो खेत में गायों को छोड़ देता था। गाय फसल को नुकसान पहुंचाती थी। खाद के बोरों में छेद कर दिए जाते थे। रघु, ये सब कोई साजिश लग रही है। तेरे खेत को बार बार यूं नुकसान पहुंचाना साधारण बात नहीं। दादा, मैं जानता हूँ ये भैरव सिंह की चाल है, लेकिन अब डरना नहीं, सामना करना है। रघु ने खेत में रात में पहरा देना शुरू किया। एक रात उसने देखा कि दो लोग चोरी छुपे उसके खेत में घुस रहे हैं और डंडों से उसकी फसल तोड़ रहे हैं। रघु ने ये सब देख लिया। कौन हो तुम? भागो मत, भागोगे तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। उनमें से एक भाग गया, लेकिन दूसरा पकड़ में आ गया। वो भैरव का ही आदमी निकला। हुक्म भैरव सिंह का था। हम तो बस काम कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि तेरे खेत को नुकसान पहुंचाना है। रघु ने उसे छोड़ दिया, लेकिन अब वो जान गया था ये लड़ाई सीधी हो चुकी थी। वो सुबह ही सरपंच जी के पास गया। उसने सरपंच को सब बताया, लेकिन भैरव सिंह गांव में इतने वर्षों से डर का दूसरा नाम बन चुका था। कोई खुलकर कुछ बोलने को तैयार ही नहीं था। रघु, तू सही है, पर भैरव से टकराना आसान नहीं। यहाँ लोगों को उसकी आदत हो गई है, तो उस पर ज्यादा ध्यान मत दे। भैरव सिंह को जब पता चला उसका आदमी पकड़ा गया और रघु ने बात सरपंच तक पहुंचा दी, तो वो और भड़क उठा। यह लड़का मुझे बहुत परेशान कर रहा है। अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। अब मैं इसकी इज्जत ही मिट्टी में मिला दूंगा। भैरव सिंह ने एक वकील को बुलाया और उससे कुछ दस्तावेज बनवाए। अगले दिन भैरव सिंह के आदमियों ने गांव में अफवाह फैलाई। रघु ने भैरव सिंह से कर्ज लिया था और अब वह कर्ज नहीं लौटा रहा। कह रहा है कि उसने कर्ज नहीं लिया। देखो ये दस्तावेज, ये रघु की असलियत है। उसने मालिक से कर्ज लिया और अब झूठ बोल रहा है। भैरव सिंह ने तो साफ शब्दों में कह दिया है कि अगर रघु ने उसके पैसे नहीं लौटाए तो वह उसकी जमीन फिर से अपने नाम करवा लेगा। गांव वालों को रघु पर शक होने लगा। भैरव सिंह के आदमी सही कह रहे हैं। ये बात हरिदेव के घर तक पहुंच गई। बेटा, ये लोग फिर से जमीन छीन लेंगे। नहीं दादी, अब मैं कमजोर नहीं पड़ूंगा। रघु को समझ आ गया था, अब ये केवल खेत या जमीन की लड़ाई नहीं रही। अब ये असत्य और सत्य की लड़ाई बन चुकी थी। उसी रात तो रघु छुपकर भैरव सिंह के घर गया। उसने वो दस्तावेज वहां से चुरा लिए जो भैरव सिंह ने बनवाए थे। अगली सुबह रघु तहसीलदार के दफ्तर गया। वहां उसने एक वकील से मिलकर दस्तावेजों की जांच करवाई और पाया कि भैरव सिंह ने जो दस्तावेज गांव में फैलाए थे वे पूरी तरह से नकली थे। यह तो नकली है, इसमें आपके हस्ताक्षर भी मिलते जुलते हैं, लेकिन असली नहीं है।
वकील साहब, क्या आप मेरे साथ चलेंगे और इसकी गवाही देंगे? जरूर, मैं इसकी गवाही जरूर दूंगा। अब रघु ने तय किया वो इस बार सबूत के साथ भैरव सिंह को बेनकाब करेगा। उसने पंचायत बुलाई। गांव के सब लोग, सरपंच और भैरव सिंह भी वहां पहुंचे। सबकी निगाहें रघु पर थी। आज मैं सबके सामने सच रखूंगा। ये रहे नकली दस्तावेज जिसे भैरव सिंह के आदमी आप लोगों को दिखा रहे थे। यह दस्तावेज नकली हैं। मैंने कोई कर्ज नहीं लिया। जो कर्ज लिया था वह लौटा दिया था और वकील ने भी इनकी जांच की है। यह नकली दस्तावेज हैं जो भैरव सिंह ने बनवाए हैं। जो इस पर हस्ताक्षर हैं वह भी नकली है। भैरव सिंह ने आप लोगों से झूठ बोला था। वह मेरे से बदला लेना चाहता था, इसलिए उसने यह अफवाह फैलाई। सरपंच ने दस्तावेज देखे। तभी वहां वकील आ गया और उसने सबके सामने गवाही दी। भैरव सिंह, ये क्या कर रहे हो तुम? गांव के सामने एक ईमानदार लड़के की छवि बिगाड़ रहे थे। तुम्हें इसका जवाब देना होगा। मुझे इस लड़के से बदला लेना था, इसलिए मैंने यह सब किया, लेकिन मैं हार गया। भैरव सिंह ने रघु से कहा, मुझे माफ कर दो रघु। मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया और तुम्हें गिराना चाहा, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया। तुम बहुत बहादुर हो और मेहनती हो। अब मैं यह वादा करता हूँ कि अब मैं किसी को नहीं सताऊंगा। मुझे अपनी गलती का एहसास है। मुझे बहुत खुशी है कि आपको अपनी गलती का एहसास है। रघु वहां से चला गया।